सो पहले तो लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों का है व्हाट इज़ स्ट्रेस, व्हाट इज़ स्ट्रेन एंड हुक्स लॉ। ये इनके बारे में मैं बताऊंगा। व्हाट इज़ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो पहले चीज़ आप लोगों को ये याद रखना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूनिट 1 के स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या है। स्ट्रेस इज द लोड पर यूनिट एरिया और फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। और स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन द लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। द मोस्ट जैसे अभी मैं 2.1 में दिखा रहा हूँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल आर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. This concept can be illustrated in their most elementary form by considering a prismatic bar subjected to axial forces. A prismatic bar is a straight structural member having the same cross section throughout its length, and an axial force is a load directed along the axis of the member, resulting in either tension or compression in the bar. प्रिज्मेटिक बार का मतलब है कि कोई भी बार, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो भी बार है जिसके क्रॉस सेक्शनल एरिया हर डायरेक्शन पे सेम हो, वही एक प्रिज्मेटिक बार है। और इसको अगर हम लोगों ने कंप्रेशन किया या तो टेंशन किया, कंप्रेशन का मतलब है खींचना, मतलब इसको खींचा नहीं, इसको हम लोग दो डायरेक्शन पे हम लोग उसको प्रेस कर देंगे, या तो दोनों डायरेक्शन पे हम लोग उसको खींचेंगे। तो अगर हम लोगों ने इसको कंप्रेस किया या तो टेंजाइल किया, तो उससे क्या होगी, इसकी जो लंबाई है वो आइदर कम हो जाएगा या तो बढ़ेगा। तो उससे हम लोगों को पता लग रहा है कि कोई भी मेंबर लोड के कारण कंप्रेस हो रहे हैं या तो इलोंगेशन हो रहे हैं। अब देखना यह है कि स्ट्रेस क्या है। व्हेन ए बॉडी इज एक्टेड अपन बाय एक्सटर्नल फोर्स F और लोड P, देन जब हम लोग कोई भी मटेरियल को या प्रिज्मेटिक बार को खींचते हैं, तो खींचने के कारण कितने फोर्स के कारण इनमें डिफॉर्मेशन आ रहे हैं, दैट इज द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड पर यूनिट एरिया, उसी को बोलते हैं स्ट्रेस। और स्ट्रेस को दिखाते कैसे है? स्ट्रेस इज द रेशियो ऑफ द अप्लाइड लोड और अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया। और टाइप ऑफ, अभी स्ट्रेन के बारे में मैं बाद में दिखाऊंगा। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। जो भी लेंथ छोटा या बड़ा हुआ कोई भी मेंबर का खींचने के कारण, डिवाइडेड बाय देयर ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज स्ट्रेन। इनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। अब दिखा रहा हूं मैं व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेसेस। बहुत सारा टाइप ऑफ स्ट्रेसेस है। जैसे पहला हो गया नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस में क्या होता है कि फोर्स जो भी है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन पे लगता है, जो कि नॉर्मल है, मतलब परपेंडिकुलर में। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि टेंजाइल स्ट्रेस या तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस में क्या है कि कोई भी मेंबर को हम लोग कॉम्प्रेस करते हैं, या तो कोई भी मेंबर को हम लोग उसको खींचने के वजह हम लोग उसको बिठाते हैं, मतलब कंप्रेस करते हैं। और टेंजाइल फोर्स में क्या है कि उसको हम लोग खींचते हैं। तो दोनों ही जो भी स्ट्रेस है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन पे लगते हैं। टेंजाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। और दोनों स्ट्रेस लगने के कारण उसमें क्या होगा, कोई भी बॉडी में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन पे, उसी को बोलते हैं चेंज। मतलब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेन प्रोड्यूस होते हैं, डिफॉर्मेशंस प्रोड्यूस होते हैं। जो भी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है वो हम लोग के स्ट्रेन निकालने में काम आता है। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोग की शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस क्या है? उसके बाद नेक्स्ट है बियरिंग स्ट्रेस। अभी मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगा नॉर्मल स्ट्रेस क्या है।
When a normal stress is a stress that occurs when a member is loaded by an axial force. Axial force का मतलब है along the axis, along the longitudinal axis जो भी force लगता है उसको बोलते हैं axial force. Axial force is the force which is acted along the axis of the specimen. Normal stress can be either, जो भी normal stress है वो एक्जियल फोर्स है, और नॉर्मल स्ट्रेस कैन बी आइदर टेंजाइल और कॉम्प्रेसिव इन नेचर. अब देख पा रहा टेंजाइल फोर्स, टेंजाइल में क्या किया हम लोगों ने, इस प्रिज्मेटिक बार को हम लोगों ने खींचा, तो खींचने के कारण लोड, जो भी फोर्स या लोड डिवाइडेड बाय एरिया, ये हो गया आपका टेंजाइल स्ट्रेस. और टेंजाइल स्ट्रेस के कारण मेंबर का लेंथ ज़्यादा हो गया, तो हमेशा टेंजाइल स्ट्रेस जो भी है ये पॉजिटिव होता है. और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस में क्या क्या, जो कि टेंजाइल स्ट्रेस में डायरेक्शन जो भी है, कंप्रेसिव स्ट्रेस में डायरेक्शन अलग होते हैं. और कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या होता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेस में हम लोगों ने खींचा नहीं, उसको उल्टे डायरेक्शन पे हम लोगों ने फोर्स लगाया, जिसके कारण इसका लेंथ लंबा होने के लंबा होते नहीं है. इसमें क्या होता है, इसका लेंथ छोटा पड़ जाता है क्योंकि इसको हम लोग खींच नहीं रहे. तो जिसके कारण इसमें डिफॉर्मेशन क्या होते हैं, डिफॉर्मेशन देखिए, टेंजाइल स्ट्रेस में डिफॉर्मेशन लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन पे होते हैं, जिस डायरेक्शन में खींच रहे हैं. लेकिन कंप्रेसिव स्ट्रेस जब लगाते हैं तो इसमें डिफॉर्मेशन लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन पे नहीं होते हैं. इसमें जो चेंज इन लेंथ होते हैं वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में तो होते ही है, साथ साथ ट्रांसवर्स डायरेक्शन पे भी होते हैं. और ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना है कि साइन कन्वेंशन जो भी है, टेंजाइल स्ट्रेस में ज़्यादा लेंथ लंबा होता है तो ये पॉजिटिव हो गया, और कंप्रेसिव स्ट्रेस में लेंथ कम हो जाता है तो जिसके कारण इसका साइन कन्वेंशन निगेटिव हो जाएगा. शियर स्ट्रेस में क्या है, शियर स्ट्रेस इज द वन टाइप ऑफ फोर्स दैट कॉजेस टू कॉन्टेक्टिंग पार्ट और लेयर टू स्लाइड अपॉन ईच अदर इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन. जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, ये मतलब दो प्लेट है, दो प्लेट जब हम लोग दोनों डायरेक्शन पे उसको फोर्स लगा रहे, एक लेफ्ट के तरफ एक राइट के तरफ, तो दोनों प्लेट अगर इन दोनों के बीच में बोल्ट नहीं लगते तो ये क्या हो जाता है, दोनों के बीच में एक स्लाइडिंग फोर्स लगते. उसी स्लाइड मतलब ये दोनों अपने ऊपर स्लाइड करते, एक फ्रिक्शन हो जाते हैं, उसी स्लाइडिंग को बोलते हैं शियर स्ट्रेस. दस ये चीज आप लोग देख पा रहे हैं डेफिनेशन, द शियर स्ट्रेस डेवलप एट द कॉन्टेक्टिंग सरफेस, मतलब दो सरफेस के बीच में जो भी कॉन्टेक्ट सरफेस है उसमें शियर स्ट्रेस अप्लाई होते हैं. उसके बाद बियरिंग स्ट्रेस, उसके बाद है बियरिंग स्ट्रेस. बियरिंग स्ट्रेस में ये चीज़ याद रखना है कि बियरिंग स्ट्रेस में जो भी हम लोग फोर्स लगा रहे हैं शियरिंग स्ट्रेस की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि दोनों ही प्लेट मूव नहीं होगा, मतलब दोनों ही प्लेट रेस्ट में रहेगा, मतलब दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा. सिंपल, दोनों के दो प्लेट है, दो प्लेट को हम लोगों ने एक बोल्ट, नट एंड बोल्ट से हम लोगों ने इसको जोड़ दिया. अब जब हम लोग इन दोनों के बीच में फोर्स, अब जब इन दो प्लेट को हम लोग दो ऑपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगाएंगे, मतलब टेंजाइल फोर्स लगाएंगे या तो कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे, तो जो भी फोर्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं उसी फोर्स को divided by that force is known as bearing force, and that force divided by the area is known as the bearing stress. यूनिट मतलब इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर mm स्क्वायर. जितने भी स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ लोड बाय एरिया और फोर्स बाय एरिया, तो इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर mm स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जितने भी स्ट्रेस का होगा. अब स्ट्रेन क्या है, when a body is subjected to some external force, then there is the change in the dimension of the body, that therefore the strain is the ratio of the change in the dimension to the original dimension. So दोनों ही देख रहे हैं, the change in direction dimension और change in length, change in dimension और change in length to the original length, दोनों ही डायमेंशन या तो दोनों ही लेंथ होंगे, जिसके कारण ये स्ट्रेन जो भी है ये डायमेंशनलेस है. व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेन.
अब स्ट्रेन के बारे में बताऊंगा। वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेन है, लीनियर स्ट्रेन है, लेटरल स्ट्रेन है, शेयर स्ट्रेन है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। लीनियर स्ट्रेन क्या है? ये लीनियर स्ट्रेन विल change in length when loaded axially, become longer when in tension and shorten when in compression। तो सीधा सा बात है, लीनियर स्ट्रेन का मतलब है कोई भी प्रिज्मेटिक बार को या कोई भी मेंबर को हम लोग अगर खींच रहे हैं तो ये इसकी लेंथ बढ़ेगी, या तो कंप्रेस करेंगे तो इसका लेंथ छोटा पड़ेगा। दोनों स्ट्रेन मतलब क्या है कि कंप्रेस करेंगे या तो टेंजाइल फोर्स लगाएंगे तो दोनों लगाने के टाइम पे चेंज इन लेंथ होगा, बाय ओरिजिनल लेंथ होगा। जो भी चेंज इन लेंथ होगा, एक एक जब कंप्रेस करेंगे तो चेंज इन लेंथ क्या होगा? माइनस होगा, बाय ओरिजिनल लेंथ हो जाएगा। तो स्ट्रेन, एक बार स्ट्रेन माइनस होगा, एक बार स्ट्रेन प्लस होगा। तो जो दोनों ही स्ट्रेन हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द टेंजाइल फोर्स एंड कंप्रेसिव फोर्स, दोस टू स्ट्रेन्स आर नोन एज टेंजाइल स्ट्रेन एंड कंप्रेशन स्ट्रेन। टेंजाइल स्ट्रेन में क्या होगा? लेंथ ज्यादा होने के कारण टेंजाइल स्ट्रेन पॉजिटिव होगा। कंप्रेसिव स्ट्रेन में लेंथ कम होने के कारण टेंजाइल स्ट्रेन निगेटिव होते हैं। द चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। उसके बाद लेटरल स्ट्रेन क्या है? लेटरल स्ट्रेन इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसवर्स स्ट्रेन। जैसे मैं एक सिंपल सा चीज बताऊंगा, जैसे हम लोग एक प्रिज्मेटिक बार को प्रिज्मेटिक बार में हम लोग टेंजाइल फोर्स लगा रहे हैं। तो जब टेंजाइल फोर्स लगा रहे हैं तो ये टेंजाइल फोर्स लगाने के कारण इसका लेंथ बढ़ गया। लेंथ जब बढ़ जाएगा, लेकिन जो 90 डिग्री डायरेक्शन पे होगा ना, इसका क्या होगा? जो थिकनेस है, थिकनेस कम हो जाएगा। लेकिन जब कंप्रेशन करेंगे तो ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन पे इसका लेंथ कम हो जाएगा, लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे इसका मतलब है इसके मेंबर के थिकनेस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो उस जो भी स्ट्रेन प्रोड्यूस होते हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन पे, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे, मतलब थिकनेस के बारे में बोल रहे हैं, वो थिकनेस के उसी थिकनेस को हम लोग डेनोट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ लेटरल स्ट्रेन। जैसे देख पा रहे हैं लेटरल स्ट्रेन क्या है? खींचने के कारण ये लेटरल स्ट्रेन क्या हो रहा है? ये कम हो रहे हैं। तो डेट कम होने के कारण अब ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब कंप्रेशन करेंगे, जब टेंजाइल करेंगे, लेंथ बढ़ गया, तो लेंथ जब बढ़ जाएगा तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या तो टेंजाइल स्ट्रेन पॉजिटिव होगा, लेकिन लेटरल स्ट्रेन निगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे थिकनेस कम हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ द डिफॉर्मेशन टू ओरिजिनल चेंज इन द डिफॉर्मेशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। In case of shear strain, it is the ratio of the deformation perpendicular to a given line rather than parallel to it। ये चीज हम लोगों को देखना है कि जब shear strain करेंगे तो shearing के कारण, मतलब दो कॉन्टेक्ट सरफेस स्लाइड होने के कारण जो भी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होते हैं उसी को हम लोग shear strain बोलते हैं। The change in the deformations or dimensions to the original deformation or original dimension is shear strain। shearing के कारण, shear force के कारण जो भी change in dimension produce होते हैं divided by the original dimension, that is known as shear strain। मतलब सिंपल सी बात है, shear strain प्रोड्यूस होता है shear stress के कारण, लीनियर स्ट्रेन प्रोड्यूस होते हैं लीनियर स्ट्रेस के कारण। लीनियर स्ट्रेस क्या क्या है? कंप्रेसिव एंड टेंजाइल। लेटरल स्ट्रेन प्रोड्यूस, लेकिन लेटरल स्ट्रेन जो है प्रोड्यूस होते हैं वो भी लीनियर स्ट्रेन के कारण ही। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन द वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो कोई भी, मान लीजिए कोई भी एक सरफेस है जिसके वॉल्यूम कंप्रेस करने के कारण या तो टेंजाइल फोर्स लगाने के कारण इसका वॉल्यूम चेंज हो गया, दैट चेंज इन द वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। उसके बाद मैं और एक चीज आप लोगों को बताऊंगा। जैसे मैंने 2.1 में आप लोगों को दिखाया था कि
I will be showing you what is stress and what is strain and what is Hooke's law. Hooke's law का मतलब यही है कि Hooke's law define, ये आप लोग लिख लेना. What is Hooke's law? Hooke's law defines that stress is directly proportional to strain up to the proportionality limit. मतलब जो भी स्ट्रेस, जितने भी स्ट्रेस लगाएंगे हम लोग बॉडी में, उतने ही स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा बॉडी में. लेकिन ये कब तक? अप टू दी प्रोपोर्शनलिटी लिमिट. एक लिमिट होते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में. मैं कुछ दिनों बाद आप लोगों को नेक्स्ट क्लास, या तो नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा आप लोगों को माइल्ड स्टील ग्राफ, जिसमें आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि इलास्टिक लिमिट क्या होते हैं, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट क्या होते हैं. तो आप लोगों को बस यही चीज याद रखना है कि हुक्स लॉ का मतलब है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन up to the proportionality limit, and beyond the proportionality limit stress is not proportional to strain. और इसके साथ आप लोगों को और एक चीज याद रखना है that जब स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, लेकिन स्ट्रेस इस जब प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग इक्वल लिख देंगे तो स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन. इसका मतलब यही है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, लेकिन स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन को हम लोग बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. व्हाट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन. या तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं ई से, कैपिटल लेटर ई से, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. और जो कि ये चीज भी आप लोगों को याद रखना है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ माइल्ड स्टील के वैल्यू कितने हैं? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ माइल्ड स्टील के वैल्यू है 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर. ये ज्यादातर एग्जाम्स में आता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ माइल्ड स्टील. 2.1 इंटू 10⁵ MPa, मेगा पास्कल बोलते हैं या तो न्यूटन पर mm स्क्वायर बोलते हैं.